ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सियासी उथल पुथल में मंत्रियों को नहीं बटा जिलों का प्रभार। 1 वर्ष से नहीं हुई जिला योजना समिति की बैठक। जनवरी 2020 में हुई थी योजना समिति की अंतिम बैठक। राज्य मंत्री ने कहा, योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार गंभीर। रेबीज के इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं मरीज। जिला चिकित्सालय में नहीं है रेबीज का इंजेक्शन। मजबूरन प्राइवेट चिकित्सालयों का लेना पड़ रहा है सहारा। विगत 1 माह से नहीं है रेबीज का इंजेक्शन। 10 लैब टेक्नीशियनों की गई सेवा समाप्त। कोविड-19 के अस्थायी कर्मचारियों की छटनी हुई प्रारंभ। लैब टेक्नीशियनों ने कहा, सरकार कर रही है दोगला व्यवहार। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से की मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में सियासी उतार चढ़ाव बीते 1 वर्ष में शिखर पर बना रहा। इसी बीच 15 महीने प्रदेश की बागडोर संभालने वाली कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को अल्पमत में आकर धराशायी होना पड़ा। सत्ता की जंग उपचुनाव तक जा पहुंची और उपचुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। इन्हीं सब राजनीतिक उथल पुथल में जिला योजना समिति फंस कर रह गई। जो मौजूदा प्रभारी मंत्री थे वे विपक्षी खेमे में आ गए और जो सत्तासीन सरकार है वह अब तक मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं सौंप पाई है। नतीजतन जिला योजना समिति के निष्क्रिय होने से जनहितैषी योजनाओं पर निगरानी धीमी पड़ी है। राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किए जाने के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभार देकर उन्हें प्रभारी मंत्री नियुक्त किया जाता है। सत्तासीन सरकार के ये मंत्री जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला योजना समिति प्रबंधन के तौर पर काम करते हैं। जिला योजना समिति के माध्यम से विकास संबंधी कार्यों में तेजी आती है और अफसरशाही पर जवाबदेही तय करने से योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से आम जन को मिल पाता है। इन योजनाओं में स्कूली शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य संबंधी सभी विभागों के होने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने जिला योजना समिति की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। मध्य प्रदेश की सियासत में सत्ता पर संकट के बादल मंडराने के साथ ही जिला योजना समिति का प्रभाव भी कम पड़ा। कांग्रेस शासन काल में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल को बालाघाट जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, जबकि कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले तत्कालीन खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल को सिंगरौली का प्रभार सौंपा गया था। वहीं अब सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने प्रदेश की कमान संभाली है तो उपचुनाव के बाद रिक्त हुए मंत्री पदों पर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हुई है। ऐसे में जब तक पूर्ण रूपेण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता तब तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं बांटा जा सकेगा। ऐसे में जिला योजना समिति की निगरानी बैठक नहीं हो पाएगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शासनकाल में जनवरी 2020 में बालाघाट जिले में अंतिम बार जिला योजना समिति की बैठक ली गई थी। इसके बाद जरूर संभाग आयुक्त का दौरा हुआ, लेकिन प्रभारी मंत्री तय नहीं होने से जिला योजना समिति की बैठक नहीं हो पाई। उम्मीद है कि शिवराज सरकार मंत्रियों को जिलों का प्रभार जल्द सौंप देगी, जिसमें जनहितैषी योजनाओं पर निगरानी के लिए जिला योजना समिति के माध्यम से आम जन लाभान्वित होंगे। जिला योजना समिति की बैठक को लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है और जल्द ही मंत्रियों को प्रभार का आवंटन करेगी और जिला योजना समिति की बैठक पूर्व की तरह हो सकेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कोरोना का जो प्रभाव था वो काफ़ी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैला हुआ था। कोरोना के उस समय में, महामारी के समय में धीरे धीरे सारा चीज़ बंद सा पड़ गया था और बंद सा पड़ने के कारण सारा चीज़ ठप पड़ा हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अनलॉक चालू हुआ, अनलॉक चालू होने के बाद अब धीरे धीरे हमारी सारी व्यवस्थाएं पटरी पे आ रही है। सारा सिस्टम भी अब गति से काम करना प्रारंभ किया है। क्योंकि कुछ ही दिन बाद अब हमने जो चुनाव था वो भी संपन्न हो गया। आने वाले दिसंबर के फर्स्ट और लास्ट वीक के बीच में
हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिला योजना की बैठक भी समय सीमा पर प्रारंभ हो जाएगी। कोविड-19 को लेकर जिले का स्वास्थ्य अमला इतना सजग हो चुका है कि अन्य स्वास्थ्य मामलों के लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं है। बता दें कि वर्तमान में जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या यूं कहें कि अगर जिले के किसी नागरिक को वर्तमान में अगर कोई श्वान काट ले तो उसे इलाज के लिए मरीज को प्राइवेट चिकित्सालयों का ही सहारा लेना होगा। कोरोना संकट काल में जहां कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और इसके इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम के साथ सख्ती भी बरती जा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रशासनिक तंत्र का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग इलाज के अभाव में परेशान होने के साथ ही प्राइवेट इलाज के लिए आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। बता दें कि शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में आवारा श्वानों के काटने से तत्काल इलाज के लिए रेबीज का इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। मरीज को इस रेबीज के 5 डोज नियमित अंतराल में लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद ही मरीज का इलाज संभव हो पाता है। वर्तमान समय में जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज इलाज के अभाव में परेशान हो रहे हैं, वहीं शहरी क्षेत्र के मरीज प्राइवेट स्तर से इलाज कराने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि प्राइवेट अस्पताल से इलाज कराने में रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए एक बार का डोज 500 रुपये का होता है, जबकि श्वान के काटने पर कम से कम 4 बार रेबीज का डोज लेना पड़ता है, जिसके बाद ही मरीज को आराम लग पाता है। श्वान के काटने पर तत्काल इलाज की व्यवस्था उपलब्ध न होने और प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज होने के चलते वर्तमान समय में भी मरीज और उसके परिजन अब झाड़ फूंक कराने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में श्वान के काटने का ये वैकल्पिक इलाज मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। बता दें कि आवारा श्वानों के काटने से इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण मरीज को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। श्वान के काटने के बाद इलाज कराने पहुंचे एक मरीज ने बताया कि वो रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचा था, लेकिन यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध न होने की जानकारी दी जा रही है। जी बताइए, आप अस्पताल आए हैं, किस वजह से आए हैं? कुत्ते ने काटा है। अच्छा, तो यहाँ इलाज हुआ? इंजेक्शन के लिए बोले जी। इंजेक्शन नहीं है तो बाहर से बुलाना है। तो बाहर कितने का आ रहा है इंजेक्शन? ये नहीं मालूम। घायल आदमी कितने का? 500 का। यहाँ निःशुल्क लगता है ना? हाँ। तो यहाँ उन लोग क्या बोल रहे हैं? इंजेक्शन नहीं है ना। जानकारी के अनुसार शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में जिले भर से रोजाना 15 से 20 मरीज श्वान के काटने से इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 माह होने जा रहा है जिला अस्पताल में श्वान के काटने पर इलाज के लिए लगाया जाने वाला रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है, जिसके चलते रोजाना इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। मामले में शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने बताया कि श्वान के काटने से इलाज के लिए इंजेक्शन का स्टॉक मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते मरीजों के इलाज के लिए परेशानियां हो रही हैं। ये समस्या सिर्फ बालाघाट जिले की ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। हमारे द्वारा लगातार स्टॉक की पूर्ति के लिए मांग की जा रही है। ये बात सही है कि थोड़ी परेशानी तो आ रही है, क्योंकि शासन के स्तर पर ये बात लंबित है। हमें ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। पूरे प्रदेश में मैं रोज़ देख रहा हूँ कि हम जो व्हाट्सएप में हमारे हैं, जिसमें हमारे माननीय कमिश्नर साहब हैं और अपने एसी साहब भी हैं, वो लोग भी लगे हैं इस मामले में, कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस मामले को सॉल्व कर लिया जाएगा। सर, करीब 1 महीने से ज़्यादा का अधिक का टाइम हो रहा है, अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। मरीज जो है 500 रुपये का एक इंजेक्शन जो है, जिनकी क्षमता है वो लगाने को मजबूर है, लेकिन जो वही ऐसा नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, जितने हमारे पास आ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी व्यवस्था जितना हमसे हो रहा करा रहे हैं, अपन चाहे जैसे भी कराएं, खरीद कर जैसे भी हो कर रहे हैं कोशिश, काम तो कर ही रहे। सर, प्रत्येक व्यक्ति को एक, जैसे अगर कोई कुत्ता काटता है तो उसको कितने इंजेक्शन लगाना पड़ता है? वो उनके लिए एक लगता है, जिस दिन काटा उस दिन, फिर इसका 3rd डे, फिर 5th डे, फिर इसके बाद होता है 7th डे, और फिर लास्ट में लगा देते हैं उसको 14 डे से। सरकारी अस्पतालों में कोविड संक्रमण से उपजी स्थिति के बाद प्रदेश भर में अस्थायी स्वास्थ्य अमले की भर्ती की गई थी। इनमें लैब टेक्नीशियन से लेकर डॉक्टर तक शामिल थे। जिले में ऐसे लगभग 47 स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती किया गया था।
अब इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जबकि नवंबर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अचानक मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सरकार की कार्यवाही का सबसे पहला निशाना जिले के 10 लैब टेक्नीशियन बन रहे हैं, जबकि इनके अलावा 11 लैब टेक्नीशियन की सेवा अवधि 1 माह बढ़ाई गई है। इसके बाद अब बाकी स्वास्थ्य कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा होने लगा है। अस्थायी लैब टेक्नीशियन ने बताया कि कोविड संकट के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम हम लोगों ने ही लिया, चाहे वो डॉक्टर्स हो या स्टाफ नर्स, लेकिन अब सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है। कोविड-19 अस्थायी लैब टेक्नीशियन दीपक नगपुरे ने बताया कि जब कोरोना संक्रमण प्रारंभ हुआ था तब जिले में अस्थायी तौर पर 47 चिकित्सकों सहित 25 लैब टेक्नीशियन और 18 वार्ड बॉय की नियुक्ति 3 महीनों के लिए की गई थी, जिसके बाद सरकार के द्वारा कोविड संक्रमण को देखते हुए लगातार अस्थायी चिकित्सकों की सेवाओं को निरंतर बढ़ाया जाता रहा है। लेकिन अब एक पत्र जारी कर कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगे जिले के 10 लैब टेक्नीशियंस को निकाला गया है, जबकि बाकियों की 1 माह की अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर निकालना ही था तो सभी को निकाला जाता, इस तरह का दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 25 मार्च से मेरी पोस्टिंग हुई थी, जो कि 3 माह के लिए रखा गया था। उसके बाद फिर 3 माह बढ़ा गया। उसका शासन के आदेश अनुसार फिर 1 माह और फिर 1 माह बढ़ाया गया था। उसके बाद में 25/11/2020 को जो आदेश आया NHM से, उसमें कहा गया है कि जो जितने डिस्ट्रिक्ट में फीवर क्लिनिक है उतने ही लैब टेक्नीशियन रखे जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 11 फीवर क्लिनिक है, जिसमें 11 लैब टेक्नीशियन को रखा गया है। बाकी जो 10 लैब टेक्नीशियन और थे, मतलब पूरे 21 लैब टेक्नीशियन थे, 10 लैब टेक्नीशियन को निकाल दिया गया है। तो शासन से यही कहना है कि क्या कोरोना महामारी समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण हमें 10 लैब टेक्नीशियन को निकाला गया है, 8 डॉक्टर पूरे रखे गए और 11 लैब टेक्नीशियन रखा गया है। तो शासन से यही इच्छा है कि सब जितने लैब टेक्नीशियन थे सबको सेवा देने, निकाला ना जाए किसी को भी, सबको रखा जाए। बता दें कि नौकरी से निकाले जाने की जानकारी मिलते ही जिले के कोविड-19 के अस्थायी 10 लैब टेक्नीशियनों ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लैब टेक्नीशियनों ने राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से चर्चा करते हुए प्रदेश में कोविड संक्रमण के खात्मा न होने की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए। मामले में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, सरकार कोविड संक्रमण को कंट्रोल कर रही है। लैब टेक्नीशियनों को वापस रखे जाने के लिए प्रदेश स्तर पर चर्चा की जाएगी। देखिए, उनको लैब टेक्नीशियन का मामला था और अभी मेरे को जानकारी मिली है कि अब जैसे जैसे कोविड पे हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, कोविड की व्यवस्था के लिए हमारे इस प्रदेश के जितने भी लैब टेक्नीशियन थे, सेवा के लिए हमने स्वास्थ्य व्यवस्था की दृष्टि से रखे थे, वो अच्छे काम कर रहे थे। आज मेरे पास में आए कि 10 लोगों को जो अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना का प्रभाव है, उन सब लोगों को भी रखा जाए, ऐसा अभी हम ऊपर चर्चा करेंगे। लगभग 1.5 महीने बीतने के बाद आखिरकार शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में लाखों की लागत से बनाए गए कोविड ICU वार्ड का शुभारंभ हो गया। ICU के संचालन में बाधा बन रहे जनरेटर के आने के बाद जिला चिकित्सालय प्रबंधन से ICU को प्रारंभ करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। हालांकि ICU में अब तक कोई कोरोना मरीज नहीं है, जबकि ICU के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन ने चिकित्सकों की तैनाती भी कर दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मिशन और जिला खनिज निधि की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने कोविड-19 ICU वार्ड में 17 बेड की व्यवस्था की गई है, जो सर्व सुविधा युक्त है। जिला अस्पताल के पूर्व के प्रसूति वार्ड को ही अब सुसज्जित तरीके से तैयार कर ICU वार्ड बनाया गया है, जिसमें भोपाल से ट्रेनिंग लेकर लौटे 4 चिकित्सकों की तैनाती भी की गई है, जो गंभीर मरीजों को इस ICU वार्ड में देखेंगे। बता दें कि इस सर्व सुविधा युक्त कोविड ICU वार्ड का शुभारंभ राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने विगत 12 अक्टूबर को किया था, जिसका जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया गया। लेकिन 12 अक्टूबर को शुभारंभ होते ही इस ICU के मुख्य द्वार में ताला लटका दिया गया, जिसके चलते न केवल मरीजों को तकलीफ हुई बल्कि लोगों को अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। विगत 1.5 महीने से बंद पड़े इस कोविड ICU को लेकर जिले की राजनीति भी काफी गर्म रही। सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों ने इसे प्रशासनिक चूक करार दिया। बता दें कि जिले के प्रवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के अल्टीमेटम के बाद इसे प्रारंभ तो कर दिया गया,
लेकिन सूत्रों की माने तो चिकित्सीय स्टाफ की कमी अब भी इस आईसीयू के संचालन में रोड़ा बन सकती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के अल्टीमेटम के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रबंधन ने आनंद फानन में जनरेटर लगाकर इस कोविड आईसीयू को प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन वर्तमान में इस आईसीयू को परखने के लिए मरीज नहीं है। मामले में सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने बताया कि कोविड आईसीयू को प्रारंभ कर दिया गया है। आईसीयू को प्रारंभ करने के लिए बैकअप नहीं होने से पहले आईसीयू प्रारंभ नहीं किया गया था। कोविड आईसीयू हमने शुरू कर दिया, कल से शुरू कर दिया मैंने, और जनरेटर की सर में बैकअप नहीं था, जिसकी वजह से माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था, और तो हेल्थ मिनिस्टर साहब कहा था ठीक से व्यवस्था कर लें, और हमारे माननीय रामकिशोर कावरे साहब, गौरी शंकर जी, इनकी कृपा से और हमारे कलेक्टर साहब की मेहनत से जनरेटर एक हमने व्यवस्था कर लिया है, जो डीएम फंड से कलेक्टर साहब जो तो उसका पेमेंट करने वाले हैं, और लग गया है, और हमने कल से शुरू कर दिया, ड्यूटी भी लगा दी डॉक्टरों की, चालू हो गया हमारा आईसीयू। तो आईसीयू यूनिट में भर्ती मरीजों की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी आप, क्योंकि आज तो खाली ही नजर आया, जबकि अभी मरीज आए नहीं रहे हैं, क्योंकि समय मुझे ऐसा लग रहा है कम पेशेंट भी कम आईसीयू के, जबकि 2 मरीज जो हैं रेफर किए गए हैं जी, तो आगे की स्थिति कोविड के 2 मरीज रेफर किए गए हैं। वो जो जिसके हमारे यहाँ ये है कि जो संभव जितना हमारे पास सुविधा है उस हिसाब से हम मरीजों को यहाँ रखते हैं। जब ये लगता है कि हमारे पास सुविधा नहीं है वो चीज़ की, तो उसको हम लोग रेफर मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की सरगर्मियां तेज हैं और संगठन के अंदर जोर आजमाइश चल रही है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 15 दिसंबर को होने वाले ऑनलाइन चुनाव के बाद तय हो जाएगा, जबकि प्रदेश के जिलों में होने वाले जिला अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों को लेकर भी फैसला सामने आएगा। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी यूथ ब्रिगेड को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में अब 7 साल बाद प्रदेश में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। सभी दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर को उनके बीच ऑनलाइन चुनाव होगा। चुनाव के दौरान यूथ कांग्रेस के सदस्यों के पास मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद वो मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। जहां तक चुनाव परिणामों की बात है तो इसके बारे में अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन खबरें हैं कि दिसंबर अंत तक प्रदेश यूथ कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिल जाएगा। जबकि 7 साल बाद हो रहे यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर जिले में भी सरगर्मी प्रारंभ है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिसमें रिकाब मिश्रा, तबरेज पटेल, जीतू बर्वे, वैभव बिसेन का नाम शामिल है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी दावेदारों की सूची सामने आ गई है, जिसमें बालाघाट से दयाल वासनिक, देवेश गौतम, वारासिवनी से मिलिंद नकपुरे, ओपल रहंगडाले, परसवाड़ा से जयकृष्ण डोंगरे, जितेंद्र माहुले, लांजी से मोनू पसीने, कटंगी से कपिल मेश्राम, मोहसिन अली, आकाश कादवे, प्रवीण शरणागत, बैहर से संदीप तिवारी ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।